तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है हमारे चैनल आरबी एक्सप्लेनर में। पिछले एपिसोड में हमने देखा था हमारे मेन कैरेक्टर ने पिल बना लिया है और तभी अचानक से आसमान से थंडर ट्यूबलेशन आने लगता है। वो थंडर ट्यूबलेशन सीधे हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर गिरने वाली थी, लेकिन नगुआ बीच में आकर उसे ब्लॉक कर लेता है, अपने ऊपर उसको सहने लगता है थंडर ट्यूबलेशन। थंडर ट्यूबलेशन बहुत हार्ड था, सर्पुआ उसके सामने नहीं टिक पाता, उसके मुंह से खून निकाल जाता है और उसका पूरा शरीर लहूलुहान हो जाता है। नगुआ घबरा जाता है और वो चिल्लाते हुए कहता है, अरे नहीं यू लॉन्ग सेन संभल के। तभी हमारा मेन कैरेक्टर उसके पास आ जाता है, एक हाथ से बैरियर बनाता है, दूसरे हाथ से पिल पकड़ता है और कहता है, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद यू लॉन्ग सेन, अगर तुम नहीं होते तो मैं इस थंडर ट्यूबलेशन को अकेला नहीं सह पाता, अब मैं तुम पर छोड़ता हूँ। इतना कहने के बाद वो पिल उसे खिला देता है और वो कहता है, चिंता मत करो यू लॉन्ग सेन, अब तुम विकसित होने वाले। यू लॉन्ग सेन की आंखें तुरंत चमकने लगती है, उसकी पुरानी स्किन टूटने लगती है, उसके यहाँ पे एक नया गोल्डन कलर का स्किन आने लगता है और वो देखते देखते पूरी तरह से ड्रैगन में बदल जाता है। वो कहता है, मेरे ग्रेट मास्टर आपका यू लॉन्ग सेन पूरी तरह से विकसित हो चुका है। हमारा मेन कैरेक्टर हंसते हुए कहता है, गुड 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 गुड, तुमने बहुत अच्छा काम किया। हम सभी लोग फाउंडेशन बिल्डिंग स्टेज पर पहुंच चुके हैं। खैर बहुत देर हो चुकी है, चलो हम लोग घर चलते हैं। वो लोग भी कहते हैं ठीक है। अब हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर फुल एटीट्यूड में यू लॉन्ग सेन के ऊपर खड़ा होता है, वो बहुत खुश होता है और वो कहता है, यू लॉन्ग सेन चलो घर चलते हैं। वो कहता है, यस मास्टर। इतना कहने के बाद उनके वहां से जाने लगता है। अब सीन शिफ्ट होता है, हमें रात में यंग फैमिली घर का सीन दिखाया जाता है। घर के अंदर हमारा मेन कैरेक्टर कुछ तो लिख रहा होता है और वो कहता है, हाल ही में ऐसी घटना घटी है जो आपस में मिलती जुलती है। सौभाग्य से नगुआ और यू लॉन्ग सेन फाउंडेशन बिल्डिंग स्टेज पर पहुंच गए हैं। हालांकि फिर भी हमें अपना गार्ड डाउन कम नहीं करना चाहिए, क्योंकि पता नहीं कब कौन सा दुश्मन हमारे सामने आ जाए। तभी अचानक से दरवाजा खोलकर कोई अंदर आ जाता है। वो कोई और नहीं बल्कि अपनी किंग जी होती है। वो चाय लेकर आ रही होती है। वो कहती है, यंग इरफान तुम इतनी रात को जाग कर क्या कर रहे हो? क्या तुम्हें पता नहीं है देर रात जगने से बाल झड़ने लगते हैं? जाओ सो जाओ, नहीं तो तुम गंजा हो जाओगे। हमारा मेन कैरेक्टर हंसते हुए कहता है, किंग जी तुम चिंता मत करो, मैं कभी भी गंजा नहीं होने वाला। अब हम देखते हैं हमारे मेन कैरेक्टर के घर के ऊपर से एक फोनिक्स उड़ के जा रही होती है। उसके ऊपर कुछ बंदे थे। एक बंदा कहता है, लीन क्या तुम उससे मिलने नहीं जाओगी? एक लड़की कहती है, शायद यंग इरफान तुम्हें बचाने का कोई रास्ता ढूंढ ले। अब हमें इन दोनों के बारे में बताया जाता है। ये जो लड़की है इसका नाम फैंग है और ये जो बंदा है इसका नाम बोबिनो है। ये दोनों ड्रैगन ग्रुप के मेंबर है। लीन अपनी मुंडी हिलाते हुए कहती है, नहीं इसकी कोई जरूरत नहीं है सिस्टर फैंग, मैं ठीक हूँ। मेरे बॉडी में जो प्रॉब्लम है वो जेनेटिक डिसऑर्डर के कारण है। आज तक मेरे फैमिली में कोई भी नहीं बच पाया इस बीमारी के कारण। मुझे नहीं लगता कि यंग इरफान इसमें कुछ कर सकता है। मेरे पास ज्यादा दिन नहीं बचा है, मैं उसे दुखी नहीं करना चाहती और मैं उसे परेशान भी नहीं देख सकती। फिर वो बहुत उदास हो जाती है और कहती है, यदि परलोक का कोई अस्तित्व है तो ये मेरी इच्छा है कि मैं एक पक्षी बन जाऊं जो अनंत काल की सीमा से परे बिना किसी चिंता के उड़ान भरता रहे। रास्ते में खो जाने के बाद भी बिना किसी डर के पूरब की आशा की ओर ज्वाला का घेरा है। पश्चिम में एक गर्मजोशी भरा घोंसला है जो मेरा इंतजार कर रहा है। मैं पश्चिम की ओर ढलते सूरज को देखने और उत्तर की ओर फूलों को जगाने जाऊंगी। यदि परलोक का कोई अस्तित्व है तो यही मेरी इच्छा है कि प्रत्येक मुलाकात अनंत काल तक बनी रहे। भाई ये क्या है? ये कैसा डायलॉग है? ये तो मेरे सर के ऊपर से चल गई। इसे सुनने के बाद मेरे मुंह से सिर्फ एक ही चीज निकला है, आज के बाद ऐसा डायलॉग कभी भी नहीं बोलूंगा। टट्टी है, टट्टी डायलॉग नहीं है यार, क्या बताऊं भगवान की कसम, ऐसा डायलॉग दोबारा नहीं बोलूंगा मैं। अब हम आगे देखते हैं। कुछ घंटे बाद लिन कहती है, बहुत देर हो गई है सिस्टर फ्रैंक, चलो घर वापस चलते हैं। वो भी कहती है, किंग जी तुम मतलब लिन तुम ज्यादा मत सोचो, नहीं तो तुम्हारा करंट कंडीशन इसे नहीं सहन कर पाएगा, इसलिए तुम ज्यादा मत सोचो। वहीं पर हम उसके दूसरे साथी को देखते हैं जो अपने पावर से अटैक मतलब अपनी पावर को इकट्ठा करता है, फिर आसमान की ओर एक गोला फेंक देता है, आग का गोला फेंक देता है, उसके अंदर से एक बैल निकलता है। वो सीधा उड़ता उड़ता उन लोगों की तरफ आता है और बहुत जोर से दहाड़ता है, चिल्लाता है, क्या करता है, मो मो करके चिल्ला भी रहा होता है। उसका आकार बहुत बड़ा होता है। नीचे हमारी लीन सिस्टर फैंग और वो साथ में जो बंदा था बोबिनो, वो भी बहुत छोटे लग रहे थे उसके सामने। वो कहता है, बोबिनो कहता है, सिस्टर लीन सिस्टर फैंग आप दोनों को घर ले जाने का सौभाग्य मुझे दीजिए। वैसे भी सिस्टर फैंग आप और आपकी फिनिक्स थक गई होगी। वो भी कहती है, हाँ तुमने सही कहा, मैं थक गई हूँ। इतना कहने के बाद वो सभी लोग उस बैल के ऊपर यानी भैंस के ऊपर चढ़ जाते हैं और वो सिस्टर फैंग अपने फिनिक्स को अपने शरीर के अंदर एब्जॉर्ब कर लेती है, मतलब उसी के शरीर के अंदर से निकली थी ना, इसलिए वो अपने शरीर के अंदर वापस ले ली। और वो बंदा बोनी क्या करता है, चलो घर चलते हैं। उसके इस कमांड को सुनते ही भैंस तुरंत रॉकेट की स्पीड से वहां से सन्नद निकल जाता है। उसके बाद हम एक पंख को देखते हैं जो लहरा के बलखा के नीचे गिर रही होती है। हमारा मेन कैरेक्टर वहीं पर कल्टीवेशन कर रहा था, वो पंख धीरे 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 करके जमीन पर गिर जाता है। हमारा मेन कैरेक्टर को तुरंत कुछ एहसास होता है और वो कहता है, अरे मुझे आज इतना अजीब क्यों लग रहा है। इतना कहने के बाद वो दरवाजा खोलकर देखने के लिए जाता है, उसके सामने वही पंख गिरा हुआ था। हमारा मेन कैरेक्टर
तुरंत जाकर उस पंख को उठा लेता है और कहता है एक सेकंड रुको, ये तो अस्ट्रेल ऑब्जेक्ट है, मुझे विश्वास भी नहीं हो रहा है कोई ऐसा भी मेथड है जो अपने एनर्जी को रिफाइन करके इसको ऐसा आकार दे सकता है। ये बिल्कुल असली पंख के जैसा दिख रहा है। वो इतना बोल ही रहा होता है तभी वो पंख अपने आप टूटकर एक मैसेज बन जाता है। हमारा मेन कैरेक्टर उस मैसेज को पढ़ता है। उस मैसेज में लिखा होता है लिन की मौत पक्की है, उसकी जान बचाने का सिर्फ एक ही रास्ता है, वो है 9 ड्रैगन जेड कोल्ड्रोन। अगर तुम उसके दोस्त हो, उसकी जान बचाना चाहते हो तो 9 ड्रैगन जेड कोल्ड्रोन को ढूंढो। ये सब पढ़कर हमारा मेन कैरेक्टर चौंक जाता है, उसका चेहरा ठंडा पड़ जाता है और वो कहता है क्या लिन बीमार है और उसका कोई इलाज भी नहीं है? इसलिए पिछली बार वो मुझसे मिलने आई थी और मुझे कुछ बताना भी चाहती थी लेकिन फिर हिचकिचा कर रुक गई। लिन को 9 ड्रैगन जेड कोल्ड्रोन चाहिए लेकिन उसने मुझे बताया क्यों नहीं? क्या ऐसा हो सकता है इस दुनिया में मेडिकल फील्ड में मुझसे भी कोई अच्छा हो? फिर वो दोबारा उस मैसेज की तरफ देखता है और कहता है मुझे जल्द से जल्द 9 ड्रैगन जेड कोल्ड्रोन को ढूंढना पड़ेगा। सीन शिफ्ट होता है, हमें कुछ दिनों बाद का सीन दिखाया जाता है। हमारा मेन कैरेक्टर उठता है और कहता है हनी तुम इतना जल्दी उठ गई? वो तुरंत हमारे मेन कैरेक्टर के पास आकर बैठ जाती है और हंसते हुए कहती है हनी ये घर तुम्हारा है और तुम्हारे फैमिली के ऊपर मुझे बहुत अच्छा इंप्रेशन छोड़ना पड़ेगा। इसके अलावा तुम्हारे दादाजी ने मुझे कुछ मिलियन का रिसोर्ट गिफ्ट किया है, तुम्हें पता भी है मैं कितने तनाव में हूँ। हमारा मेन कैरेक्टर हंसते हुए कहता है इसका मतलब तो साफ है वो तुम्हें पसंद करते हैं। हम यून्हे के दिखते हैं जो दरवाजा खटखटाते हुए कहता है बिग ब्रदर यांग इरफान क्या आप घर में हैं? आपके लिए एक इनविटेशन आया है। अंदर से आवाज आती है हाँ अभी आ रहा हूँ। इतना कहने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर घर के बाहर आ जाता है, दरवाजा खोलता है और उस पुर्जी को मतलब इनविटेशन को अपने हाथ में लेके पढ़ते हुए कहता है जुए सनसेट की मेडन ने मुझे टाइम ग्रैंड होटल में चैरिटी ऑप्शन के लिए इनवाइट किया है। और वो कहता है लेकिन मैं किसी भी जुए सनसेट के मेंबर को नहीं जानता। तभी अचानक से उसकी नजर किसी चीज पर जाती है, वो उसे देखकर चौंक जाता है और खुश होते हुए कहता है मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि इस चैरिटी ऑप्शन में 9 ड्रैगन जेड कोल्ड्रोन का भी ऑप्शन होगा। ओहो मेरा नसीब तो कितना अच्छा है, चाहे सच हो या ना हो लेकिन मुझे एक बार जाकर देखना होगा। सीन शिफ्ट होता है, हमें टाइम ग्रैंड होटल का सीन दिखाया जाता है। उसके अंदर मियाओ बैठी होती है, वो कुछ डॉक्यूमेंट को देख रही होती है। तभी अचानक से पीछे दरवाजा खुलता है, मियाओ बिना देखे कहती है जूनियर ब्रदर लूकी। हाल ही में जांच के दौरान हमें पता चला है यांग इरफान को एशियंट वस्तुओं में ज्यादा इंटरेस्ट होने लगा। मुझे उम्मीद है कि हम इस चैरिटी ऑप्शन में पार्टिसिपेट करके यांग इरफान के दिलचस्पी के बारे में पता लगाएंगे, उसे क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है, फिर उसको रिश्वत देने का योजना बनाएंगे। हम देखते हैं कमरे के अंदर जो आया है वो लूकी नहीं बल्कि अपनी किंग जी होती है। वो गुस्से में चिल्लाते हुए कहती है ओए तुम मियाओ इन हो है ना? मेरे हस्बैंड को यहाँ बुलाने के पीछे क्यों पड़ी हो? तुम्हारा क्या इरादा है और तुम उनसे चाहती क्या हो? किंग जी की ये सब बातें सुनकर मियाओ की फट जाती है, उसके माथे से पसीना चुने लगता है। वो पीछे मुड़कर देखती है, वहां पर ये किंग जी होती है। वो अपने मन में कहती है ये किंग जी यहाँ पर क्या करी है? इसे कैसे पता चला कि मैं यहाँ पर हूँ? अभी तक मैंने प्लान भी शुरू नहीं किया, इसे कैसे पता चल गया मेरे प्लान के बारे में? आखिरकार यहाँ पर चल क्या रहा है? मियाओ की इस हालत को देखकर किंग जी जोर जोर से हंसने लगती है और वो कहती है सीनियर सिस्टर मुझे लगा कि आप बहुत शानदार हैं। इतना कहने के बाद फिर अपना रूप चेंज कर लेता है। वो कोई और नहीं बल्कि लूकी था जिसने किंग जी का रूप लिया था। और वो कहता है मैंने पहले ही सुशांत सेठ के मिस्टिक आर्टों में से एक ट्रांसफ्यूगरेशन स्पेल को मास्टर कर लिया था और साथ ही में चार्मिंग स्पेल को भी मास्टर कर लिया था। मुझे पूरा यकीन है यांग इरफान मुझे कभी भी नहीं पहचान पाएगा, मैं उसे हरा दूंगा। सीनियर सिस्टर आप बस उसे मेरे भरोसे छोड़ दीजिए। मियाओ कहती है ओ ये तुम हो लूकी, तुमने तो मुझे डरा दिया था, मेरा प्राण सूख के गला में आ गया था, हलक में आ गया था। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, ये किंग जी के शरीर के अंदर से अनोखी खुशबू आती है, तुम थोड़ा सावधान रहना। हम लूकी को देखते हैं जो आंख मारते हुए और दांत फाड़ते हुए कहता है चिंता मत कीजिए सीनियर सिस्टर, मैंने पहले ही सब प्लान बना चुका है। अब सीन सिर्फ होता है, हमें यांग इरफान के घर का सीन दिखाया जाता है जहां पर हमारा मेन कैरेक्टर एक टेबल पर बैठा होता है। वो बहुत एक्साइटेड होता है और बहुत खुश भी होता है क्योंकि उसके टेबल पर 56 भोग रखे हुए होते हैं। वो हंसते हुए कहता है किंग जी ये सब खाना तुमने मेरे लिए बनाया है? क्या बात है, कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा हूँ, कहीं सूरज पश्चिम तो नहीं निकला है? किंग जी हमारे मेन कैरेक्टर के पास आती है, चार्मिंग स्पेल को एक्टिवेट करती है। वो कहती है क्यों क्या हुआ, खाना बनाने में कोई अजीब बात है? तुम इतने समय से मेरा ख्याल रख रहे हो तो इसलिए मैंने सोचा कभी कभी तुम्हारा मनोरंजन करने के लिए गंदी गंदी चीजें करने की जिम्मेदारी मैं लेती हूँ। तो गाइस मैं आप सभी को एक बात बता देता हूँ, किंग जी ने जो कपड़े पहने हैं, मतलब कपड़े कहाँ पहने हैं, बस ऊपर से एक डालिया और एक एप्रन डाला है, बहुत अच्छी लग रही है, बहुत सेक्सी लग रही है। ऐसे ऐसा चीज एनिमे में देखने को मिलता है, हेरम वाला इची वाला एनिमे में देखने में मिलता है। इसे देखकर वो सब पुरानी यादें ताजा हो गई। चलो छोड़ो जाने दो, अब हम आगे देखते हैं, आगे नहीं देखते हैं। और दूसरी बात बताता हूँ, ये किंग जी नहीं है बल्कि लूकी। हमारा मेन कैरेक्टर मुस्कुराते हुए कहता है किंग जी आज तुम अपने बिहेवियर से बिल्कुल अजीब बर्ताव कर रही हो। लूकी हंसते हुए अपने मन में कहता है
बेशक मैं किंग नहीं हूँ, इसलिए मैं अलग बर्ताव कर रहा हूँ और तुम मुझे कभी भी नहीं पहचान पाओगे क्योंकि मैं मास्टर चैन लुकी हूँ। आई एम सो फकिंग कूल हैंडसम लौंडा, चालाक लौंडा, मुझे कोई भी कभी भी नहीं पकड़ सकता। वो तुरंत हमारे मेन कैरेक्टर से चिपक जाती है और गहरी आवाज में कहती है, यंग इरफान इस शराब को पियो, मैंने तुम्हारे लिए सरप्राइज तैयार किया है। भाई इतना सुनते ही हमारा मेन कैरेक्टर उसके हाथ से तुरंत गिलास को छीन लेता है और गप 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 करके पी जाता है, एक ही सांस में शराब को पी जाता है। इसको देखने के बाद सिर्फ एक ही बात कहूंगा, औरत का चक्कर बाबू भैया, औरत का चक्कर। और इससे भी नेक्स्ट लेवल वालों के लिए कहूंगा जो बहुत गंदे हैं, उनके लिए बस इशारा काफी है, उसके लिए। फिर हम देखते हैं हमारे मेन कैरेक्टर को नशा चढ़ चुका होता है। वो कहता है, किंग जी जल्दी बताओ सरप्राइज कहाँ है, सरप्राइज कहाँ है? कहीं वो सरप्राइज तुम ही तो नहीं हो। तुम्हें देखने के बाद, तुम्हारे बड़े बड़े देखने के बाद मन करता है दबा दूं। भाई हमारा मेन कैरेक्टर एक्टिंग कर रहा था, नौटंकी कर रहा था, उसकी तरफ सीरियस फेस में देखता है और अपने मन में कहता है, आज किंग जी इतना अजीब बर्ताव क्यों कर रही है? कहीं ऐसा तो नहीं उसने सक्सेसफुली ब्रेक थ्रू किया है? मुझे देखने दो। इतना कहने के बाद अपने आंखों का पावर एक्टिवेट करता है। वो किंग जी की जांच करते हुए कहता है, अरे इसका सोल एलिमेंट तो चेंज हो गया है, इसके पास आइस एलिमेंट नहीं है, यानी ये किंग जी नहीं है। और वहीं पर वो कमीना हमारे मेन कैरेक्टर को अभी भी सड्यूस कर रहा होता है और अपना बड़ा थोड़ा सा सरकाता है और कहता है, आओ बाबू मेरे पास आओ, तुम यहाँ कर खुद क्यों नहीं देख लेते? और वो हंसते हुए अपने मन में कहता है, मैंने इसे जो नशीली पदार्थ पिलाया है उसे वो अपने आप को ज्यादा देर कंट्रोल नहीं कर पाएगा। इसी मौके का फायदा उठाकर जितना हो सके मैं इससे उतना जानकारी इकट्ठा कर लूंगा। तो गाइस मैं आप सभी को बता देता हूँ, इस बंदे ने हमारे मेन कैरेक्टर के शराब में कुछ डालकर पिला दिया है उसे। इससे पीने के बाद कोई भी अपने होश में नहीं रहता और ये कमीना जो जो पूछेगा हमारा मेन कैरेक्टर उसका सही सही जवाब देगा। हमारा मेन कैरेक्टर उसके पास आता है और उसे अपने बाहों में भर लेता है और कहता है, हाँ हाँ बिल्कुल, लेकिन उससे पहले तुम्हें मेरे एक बातों को जवाब देना पड़ेगा। साले तू है कौन? इतना कहने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर तुरंत उसके गर्दन पर तलवार तान लेता है और वो कमीना कहता है, यांग इरफान ये तुम क्या कर रहे हो? मैं तुम्हारी वाइफ ये किंग जी हूँ। मेन कैरेक्टर उसके चारों तरफ घूमने लगता है कंफर्म करने के लिए ये किंग जी है कि नहीं। वो कहता है, तुम जो कोई भी हो, रूप बदलने में एकदम मास्टर डिग्री प्राप्त कर ली है। तुमने न केवल उसका चेहरा बदला बल्कि उसके साथ तुमने उसकी खुशबू को भी कॉपी कर लिया। लेकिन तुम्हारा नसीब बहुत बेकार है क्योंकि तुम्हारा सोल एलिमेंट किंग जी से बिल्कुल अलग है। भाई वो कमीना अपने चार्मिंग पावर को मैक्स कर देता है और बड़ा क्यूट और प्यार से बर्ताव करते हुए कहता है, डॉक्टर यांग अब मैं आपसे और नहीं छुपा सकती, मैं भी एक कल्टीवेटर हूँ और मैं आपकी सबसे बड़ी फैन हूँ। मैंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि मैं पर्सनली आपसे मिलना चाहती थी, मेरा आपको कोई नुकसान पहुंचाने का इरादा नहीं था। और वो मन ही मन में हंसते हुए कहता है, सौभाग्य से यहाँ आने से पहले मैंने सारी तैयारी कर ली थी, बस उस मेडिसिन के असर होने का इंतजार है, फिर तुम मुझे बड़े प्यार से सब कुछ बता दो। फिर वो कमीना तुरंत हमारे मेन कैरेक्टर से चिपक जाता है और बड़ी प्यारी सी आवाज में कहता है, बाबू तुम मुझे चोट नहीं पहुंचाओगे, है ना, है ना? देते हैं वो दवा हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर असर करने लगती है, लेकिन वो थोड़ा मोड़ा होश में होता है और वो कहता है, मिस मेरे पास मत आइए, मेरे पास मत आइए, आपके लिए ठीक ही रहेगा कि आप मेरे से दूर रहिए और मुझे पता नहीं क्यों इतना गर्मी लग रही है। और वो अपने मन में कहता है, ये तो बहुत अजीब है, मुझे बहुत गर्मी लग रही है, जैसे लग रहा है कि एक सेकंड मेरा खड़ा हो रहा है, बड़ा हो रहा है, ये सब क्या हो रहा है? वो कमीना चौंक जाता है, उसके माथे से पसीना चुने लगता है। वो कहता है, क्या जड़ी बूटी ने असर करना शुरू कर दिया, लेकिन इसने अभी तक कोई रिएक्शन क्यों नहीं दिया? क्या अरे दांत तेरी जात का है, लगता है मैंने कोई गलत दवा उठाकर इसको पिला दिया है। अरे यार ऐसा लग रहा है मैंने इसे बाबा जी की बूटी पिला दी। हम देखते हैं हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर उस जड़ी बूटी का पूरी तरह से असर हो चुका है। वो कहता है, बाबू मेरे अंदर बहुत जोश आ गया है, चलो ना कोफ्ते में चलते हैं, कुछ गंदी गंदी चीजें करते हैं। वो कमीना हमारे मेन कैरेक्टर को रोकते हुए कहता है, यांग इरफान, डॉक्टर यांग इरफान आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते, मैं अभी छोटी सी प्यारी सी नन्ही सी मुन्नी सी बच्ची हूँ, आप मेरे साथ ये सब नहीं कर सकते, ऐसा नहीं कर सकते। अगर आपने मेरे साथ जबरदस्ती की तो आपके ऊपर 606 का धारा लग जाएगा, प्लीज मेरे साथ ये सब मत कीजिए। वो कमीना फूट फूट के रोने लगता है, अपने मन में कहता है, हे भगवान ये सब क्या अनर्थ हो रहा है, मैं एक लड़का हूँ, मुझसे ये सहन नहीं होता, मैं ये सब नहीं कर सकता। हमारा मेन कैरेक्टर उसे तुरंत दीवार में सटा देता है। वो कमीना डर जाता है, घबरा जाता है और रोते हुए कहता है, डॉक्टर यांग आप होश में आ जाइए, तुझसे ऐसा ना कीजिए, तुझसे ऐसा ना कीजिए। हमारा मेन कैरेक्टर जो होश में नहीं है वो हंसते हुए कहता है, किंग जी तुम चिंता मत करो, मैं पूरी तरह से होश में हूँ, आओ आओ मजा लूटते हैं। किंग जी क्या तुम मेरे पूर्वजों का डीएनए प्राप्त करना चाहती हो? क्या तुम इस जीवन का सच्चा अर्थ जानना चाहती हो? तो मैं तुम्हें बताता हूँ। तो गाइस ये कुछ और नहीं कहना चाहता है, मतलब गोप गोप करना चाहता है, यही है सच्चा जीवन का। वो कमीना अपने मन में सोचता है, अब तो करो या मरो वाली सिचुएशन आ चुकी है, चलो इससे थोड़ा सा जानकारी इकट्ठा कर लेते हैं। यांग इरफान मैंने सुना है तुम मोइन क्लिफ माउंटेन से बिलोंग करते हो, वहां से आते हो और
मैंने ये भी सुना है तुम्हारे माउंटेन पर बहुत सारे ट्रेजर है, क्या तुम उन ट्रेजर में से मुझे एक ट्रेजर दे सकते हो? मुझे पूरा यकीन है तुम मुझे मना नहीं करोगे, है ना? हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर पूरी तरह से होश में आ जाता है। वो गुस्से में चिल्लाते हुए कहता है, तुम्हें ये सब कैसे पता चला? माउंटेन मतलब मोयन क्लिफ के बारे में तुम्हें कैसे पता चला? जहां तक मुझे याद है मैंने तुम्हें इसके बारे में कभी भी नहीं बताया। और वो अपने मन में कहता है, ये तो साफ है ये लड़की ये किंजी नहीं हो सकती। तब तिरजाक के इसने मेरे शराब में नशीली दवा मिला दी थी, बाबा जी की जड़ी बूटी मिला दी थी, मैं समझ क्यों नहीं पाया? वो कमीना हिचकिचाते हुए कहता है, वेल मुझे किसी ने बताया था इसके बारे में इसलिए मैंने पूछा। ओ मैं तो भूल गई, बहुत देर हो गई है, अब मुझे चलना चाहिए, मैं जा रही हूँ। वो इतना कह ही रही होती है, इधर हमारा मेन कैरेक्टर अपना अटैक बना लेता है। वो कहता है, भागना चाहते हो? इतना कहने के बाद अटैक कर देता है। वो अटैक सीधा उसके पेट में लगता है, उस कमीने की हालत खराब हो जाती है। वो कहता है, तुम बहुत निर्दयी इंसान हो, तुमने एक लड़की के ऊपर हाथ उठाया, और वो उड़ते उड़ते दूर जाकर दीवार में टकरा जाता है, बूम धमाका होता है। वो कमीना बहुत शौक में होता है। वो कहता है, कैसे कैसे ये कैसे हो सकता है? तुम अभी तक होश में क्यों हो? तुम मेरे ब्यूटी पर फिदा क्यों नहीं हुए? क्या ऐसा हो सकता है तुम एक गे हो? अब उधर हम अपने मेन कैरेक्टर को देखते हैं, जिसको ऐसा लग रहा था कि वो किंजी है। अगर वो किंजी नहीं भी है तो वो एक लड़की होगी, लेकिन इसको पता भी नहीं था कि वो एक लड़का है। वो सब अब सोचने लगता है कि मैंने उसके साथ क्या किया, इतना गंदी गंदी चीजें कैसे की, हाय राम। ये सब देखने से पहले हाय राम इतना सोचते सोचते सारा उल्टी ही कर देता है। हमारा मेन कैरेक्टर बहुत गुस्से में आ जाता है। वो इतना गुस्से में आ जाता है, उसको पकड़ कर पीटने लगता है, ये लो गोप ये लो गोप ये लो गोप, इधर ले उधर ले बार बार के मारता है, बहुत मारता है। उसके मुंह से खून निकलने लगता है। वो रोते हुए कहता है, अरे भैया इधर मत मारो उधर मत मारो, अरे माफ कर दो, मैं दोबारा ऐसी कभी भी कोई गलती नहीं करूंगा, मुझे माफ कर दो, अब मैं ऐसी गलती नहीं करूंगा। हमारा मेन कैरेक्टर उसको मार ही रहा होता है, तभी दरवाजा खोलकर अचानक से अपनी किंजी आ जाती है। वो कहती है, यांग इनफान यहाँ पर हो क्या रहा है? वो हमारा मेन कैरेक्टर उसको देखकर हैरान हो जाता है, यहाँ तक वो गुंडा भी देखकर उसको हैरान हो जाता है। तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? स्वागत है हमारे चैनल आरबी एक्सप्लेनर में। सॉरी गलती हो गई। तो इस एपिसोड का एंड हम यहीं करते हैं। वीडियो अच्छा लगा लाइक करो सब्सक्राइब करो, मिलते हैं किसी नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए सायोनारा, मिलेंगे दोबारा।